Hello, dear bankers. I am Diksha Sharma. Welcome you all on this Edita platform. So, if you are preparing for CAP December 2026, तो ये सीरीज कैप ऑन द गो आपके लिए है क्योंकि इस सीरीज में हम आपके बीएफएम के सिलेबस को इस तरह से कवर कर रहे हैं कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखने को मिले हैं वो हम विद इन 50 लेक्चर्स इसमें कवर कर पाएं और आप इस एग्जाम में एटलीस्ट 50 मार्क्स सिक्योर कर पाएं। तो ये उस सीरीज का जो है 9th लेक्चर है जिसमें हम मॉड्यूल ए से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लेटर ऑफ क्रेडिट को कवर करने जा रहे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन लेट मी जस्ट टेल यू कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि प्रीवियस एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और उन्हें आप किस तरह से आंसर को फ्रेम कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए। लिंक पे क्लिक करते ही आप इस पेज पे लैंड करेंगे। इस पेज पे आपको क्या करना है, कुछ डिटेल्स को फिल करना है और डिटेल को फिल करते ही आप जो है वो अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं दीज ई बुक्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि एडुटैप आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके प्रिपरेशन के लिए। इन बुक्स में क्या क्या है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो क्लियरली मेंशन किए गए हैं विद सोल्ड पीवाईक्यूज एज वेल एज आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए गए हैं क्योंकि जो आपका पेपर का पैटर्न है वो एमसीक्यू फॉर्म में है। तो इससे आपको क्या मिलेगी, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें डिटेल सिलेबस बताया गया है कैब एग्जाम का। तो अगर आप भी बेनिफिट उठाना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को जो है स्मूथ करना चाहते हैं तो आप इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू दिस लिंक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट का मीनिंग थ्रू अ जनरल एग्जांपल एंड देन लेटर ऑन विल गो टू द डेफिनेशन जो कि हमारी बुक्स में गिवन है हमें लेटर ऑफ क्रेडिट की। तो देखिए समझते हैं सबसे पहले लेटर ऑफ क्रेडिट को थ्रू एन एग्जांपल। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास इंडिया से एक मैन्युफैक्चरर है दैट इज भारत सोलर लिमिटेड इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो जो ये है ये क्या करना चाहते हैं, ये एक इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हैं। अब आपको पता है इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, हमारे पास जो हमारा एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर जो होते हैं इनकी ये स्टेटस बन जाते हैं। ठीक है, ये एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर बन जाते हैं और इसमें जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं जहाँ पे डिफरेंट रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो भारत सोलर इंडिया लिमिटेड है ये इंडिया से हैं और जो कि ट्रेड करना चाहते हैं विद कैलिफोर्निया सोलर टेक कॉर्पोरेशन जो कि यूएसए में है। अब ये क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए ही वॉन्ट टू बाय $1 लाख वर्थ ऑफ प्रीमियम सोलर पैनल। ठीक है, तो इनसे क्या परचेज करना चाहते हैं, ये सोलर पैनल परचेज करना चाहते हैं। फॉर दैट परस्पेक्टिव जो इंडिया है वो क्या कहलाएगा, इंपोर्टर एंड यूएसए विल बी कॉल्ड एज एक्सपोर्टर। यहाँ तक क्लियर है, ये हमारे एक एग्जांपल है जहाँ पे जो इंडिया है वो क्या करना चाहता है, ही वांट टू बाय सोलर पैनल फ्रॉम यूएसए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये दोनों ही इंडिविजुअल्स जो हैं बायर और सेलर ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ठीक है, दे डू नॉट नो ईच अदर वेल क्योंकि दोनों डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। अदर देन दैट क्योंकि इन दोनों की डिफरेंट कंट्रीज हैं तो यहाँ पे डिफरेंट लॉज ऑपरेट करते होंगे किसी भी चीज को लेकर। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट है, यहाँ पे लीगल रूल्स डिफरेंट है, इकोनॉमिक जो कंडीशंस है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे सब कुछ क्या है आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो इन दोनों ही सिचुएशन की वजह से क्या होगा, इन दोनों इंडिविजुअल्स को क्या होगा, एक रिस्क फील होगा। ठीक है, वो कैसा रिस्क फील होगा, जो बायर है उसे रिस्क फील होगा कि व्हाट इफ कि मैंने यहाँ से जो है वो मनी ट्रांसफर कर दी। ठीक है, मैंने जो है यहाँ से मनी ट्रांसफर कर दी और मुझे वहां से गुड्स जो है वो रिसीव नहीं हुए। ठीक है, इनको ये डर है। यहाँ से एक्सपोर्टर को ये चिंता है कि अगर मैंने यहाँ से जो है वो गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है, और मुझे वहां से जो है वो अमाउंट रिसीव ना हुआ। तो इस तरह का रिस्क जो दोनों को है वो बिल्कुल जेन्युइन है। क्यों, क्योंकि दोनों डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं और दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। यहाँ पे कोई भी ट्रस्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में क्या आता है, ट्रस्ट गैप आता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में अगर ये ट्रस्ट गैप रहता है तो कभी भी ट्रेड फुलफिल या कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इस गैप को दूर करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का जो है इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। अभी इस्तेमाल कैसे होता है, इसका फंक्शनिंग क्या होती है, देखिए इसमें क्या होगा। जो आपका इंपोर्टर है वो अपने एक लोकल बैंक के पास जाएगा। ठीक है, इस लोकल बैंक को इस पूरे सिनेरियो में क्या बोला जाता है, इशूइंग बैंक, जो क्या इशू करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। ठीक है, तो जो ये इंपोर्टर है वो अपने इशूइंग बैंक को जाके बोलेगा कि मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू कर दीजिए। किसके नाम पे, मेरे एक्सपोर्टर के नाम पे इशू कर दीजिए। ठीक है, अभी लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये ट्रेड पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
तो देखिए, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है, ठीक है? एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो गारंटी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आपके इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं करी, तो मैं जो है वो पेमेंट करूंगा ऑन द बिहाफ ऑफ द इंपोर्टर, ठीक है? ये जो एक्सपोर्टर है, इसे एक गारंटी प्रोवाइड की जा रही है थ्रू दिस डॉक्यूमेंट। इन केस योर इंपोर्टर, दैट मीन्स योर बायर इज नॉट गोइंग टू पे, तो जो भी कॉस्ट होगी आपकी यहाँ पे पूरी ट्रांजेक्शन की, वो कौन कवर करेगा? आपका जो ये बैंक है, इशुइंग बैंक, वो इसे क्या करेगा? कवर करेगा। दिस इज कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, तो अब जो ये डॉक्यूमेंट है, ये किसे पास ऑन किया जाएगा? ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो एक्सपोर्टर है उसके बैंक को दिया जाएगा, ठीक है? ये जो एक्सपोर्टर का बैंक है, उसकी कंट्री में कोई बैंक होगा, उसको ये क्या किया जाएगा? पास ऑन किया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट किसके थ्रू किया जाएगा? ये डिजिटली पास ऑन किया जाएगा, ठीक है? और इस बैंक को क्या बोलेंगे हम? एडवाइजिंग बैंक। जो ये डॉक्यूमेंट रिसीव करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट को रिसीव करेगा, उसको हम बोलेंगे एडवाइजिंग बैंक। और ये जो बैंक है, ये क्या करेगा? इस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन को चेक करेगा, प्रॉपरली चेक करेगा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन है इस पे, या डॉक्यूमेंट ऑन द फेस सारे क्लियर है या कंप्लीट है या नहीं। और फिर ये क्या करेगा? अपने एक्सपोर्टर जो है उसको क्या करेगा? एडवाइस करेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है, आप जो हो वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप जो ट्रस्ट कर सकते हो अपने इंपोर्टर पर। ओके, सो आई होप दिस इज होल सिनेरियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी हम इसको डिटेल में करेंगे, इनके पूरे प्रोसेस को, कि एंड तक लेटर ऑफ क्रेडिट किस तरीके से एंड पेमेंट तक किसे सपोर्ट करता है पूरी ट्रांजेक्शन को। बट यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो समझाना है आपको लेटर ऑफ क्रेडिट का मीनिंग। लेटर ऑफ क्रेडिट एक डॉक्यूमेंट है जो इशू किया जाता है बाय द इशूइंग बैंक। किसके नाम पे? एक्सपोर्टर के नाम पे। और उसमें क्या मेंशन होता है कि आपको गारंटी दी जा रही है कि अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक इज गोइंग टू पे यू, ठीक है? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है इशूइंग बैंक के थ्रू, वो इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के बाद ही किया जाता है। बैंक पूरी वेरिफिकेशन करता है आपके इंपोर्टर की, तो ही क्या करता है? उसे वो इशू करता है टू द एक्सपोर्टर, ठीक है? चलिए अब लेटर ऑफ क्रेडिट का एक मीनिंग देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मल मीनिंग। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? एक डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, ठीक है? ये एक डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, या इसको हम बोलते हैं लैंड लेटर ऑफ क्रेडिट, ये इनके दूसरे नाम है, ठीक है? अब ये क्या डिफाइन करता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि साइंड है, ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है ये, जो कि इशूइंग बैंक के द्वारा इशू किया गया है, ठीक है? कौन इशू कर रहा है इसको? बायर का बैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं? इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक इसे क्या करता है? इशू करता है, ठीक है? किसे करता है इशू? ये इशू किया जाता है एक्सपोर्टर के बैंक के नाम पे, ठीक है? नाउ देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या मेंशन होता है। अभी इस लेटर ऑफ क्रेडिट में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग देखने को मिलेगी कि मैं आपको पे करूंगा, सेलर को हम पे करेंगे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है? कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है वो हम आपको पे करेंगे। जो भी आपके इंटरनेशनल ट्रेड का जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी जो भी अमाउंट है वो हम पे करेंगे। कब पे करेंगे? अगर आपका जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, जो भी आपका एक्सपोर्टर है, जो गुड्स एक्सपोर्ट करने वाला है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है? उन डॉक्यूमेंट्स में क्या मेंशन होगा? उन डॉक्यूमेंट्स में ये मेंशन होगा कि जो गुड्स हैं वो शिप हो गए हैं, ठीक है? और बाकी सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पूरी हो गई हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट जब वो बैंक को प्रेजेंट करेगा, तो बैंक क्या करेंगे? उन डॉक्यूमेंट्स की कंप्लायंस को चेक करने के बाद जो है वो पेमेंट की जो है वो डिलीवरी कर देंगे, मतलब पेमेंट जो है वो आपके एक्सपोर्टर को कर देंगे, ठीक है? तो एलसी क्या है? एक तरह का ब्रिज है, जो गैप है बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर कंट्री के बीच में, जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में जो गैप है वो फिल करता है ये, ठीक है? बाय गिविंग अ गारंटी ऑफ पेमेंट। ओके, अब जब हम लेटर ऑफ क्रेडिट को समझेंगे, पूरे सिनेरियो को समझेंगे, प्रोसेस को समझेंगे, तो हम देखेंगे वहां पे कुछ पार्टीज जो है उनके नाम आएंगे, ठीक है? वहां पे की टर्म्स जो इस्तेमाल की जाएंगी, पार्टीज के नाम जो इस्तेमाल किए जाएंगे, वो अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब हम आपको प्रोसेस समझाएंगे तो वहां पे इन्हीं टर्म्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो आपने नॉर्मल जो लेमन लैंग्वेज में जिसको आप बायर कह रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड में उसको हम इंपोर्टर कहते हैं, लेकिन जब हम एलसी के कंटेक्स्ट में बोलते हैं तो उसको हम एप्लीकेंट बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? तो जो पार्टी इनिशिएट करती है ट्रांजैक्शन को और रिक्वेस्ट करती है अपने बैंकों की एलसी ओपन कर दे, उसको हम एप्लीकेंट बोलते हैं। सेकंड क्या है हमारा? सेलर, जो वहां से गुड्स को सेल कर रहा है, जिसको इंटरनेशनल ट्रेड में हम एक्सपोर्टर कहते हैं, उसको इस पूरे सिनेरियो में, एलसी वाले सिनेरियो में क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी बोलते हैं उसको, ठीक है? द पार्टी इंटाइटल टू रिसीव अ पेमेंट वंस दे फुलफिल ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन जो कंप्लाइंट है डॉक्यूमेंट्स में। थर्ड है हमारे पास ओपनिंग बैंक। ओपनिंग बैंक कौन सा बैंक है? जिसने एलसी ओपन करी है, एलसी इशू करी है इन द नेम ऑफ एक्सपोर्टर, जिसको हम बोलते हैं इशूइंग बैंक,
ठीक है। नंबर 4 है आपका एडवाइजिंग बैंक। ये एडवाइजिंग बैंक वो है जिसने एलसी रिसीव करी है और जिसने एलसी को वेरीफाई किया है, उसके बाद उसने क्या किया है, आपके एक्सपोर्टर को एडवाइस की है कि एलसी बिल्कुल सही है। तो ये आपके कौन से होते हैं, एडवाइजिंग बैंक। इसके अलावा आपको दो और बैंक देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो है आपके कंफर्मिंग बैंक। अब कंफर्मिंग बैंक कौन से बैंक्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी देखिए यहाँ पे इशूइंग बैंक ने एक तरह से आपको गारंटी दी है आपको गारंटी कि आपकी जो पेमेंट है वो होगी होगी। लेकिन इसके अलावा अगर एक्सपोर्टर को लगता है कि नहीं मुझे डबल श्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करता है, अपने ही एक लोकल बैंक से क्या लेता है, एक और सिक्योरिटी लेता है जिसको हम सेकंड सिक्योरिटी बोलते हैं, जिसमें वो गारंटी देता है कि अगर आपका जो फर्स्ट जो आपका गारंटी होल्डर है उसने आपको पेमेंट नहीं करी, तो हम पेमेंट करेंगे। ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो एक तरह की सेपरेट पेमेंट की गारंटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास नेगोशिएटिंग एंड नॉमिनेटिंग बैंक। नेगोशिएटिंग एंड नॉमिनेटेड बैंक वो होते हैं जब आप पूरा पूरा एक्सपोर्ट का मटेरियल तैयार कर चुके होते हो, जो उसको शिप कर चुके होते हो, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी चेकिंग के लिए जो चेकिंग करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटेड बैंक या नेगोशिएटिंग बैंक। ये बैंक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग नहीं करते हैं सिर्फ, इसके अलावा अगर आपके एक्सपोर्टर को ड्यू डेट से पहले पेमेंट चाहिए, ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि उसे बोलते हैं कि मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट अभी है, तो ये बैंक क्या करते हैं, एलसी ड्यू होने से पहले इनको एक्सपोर्टर को पेमेंट भी करते हैं। तो ये बैंक्स क्या कहलाते हैं, नेगोशिएटिंग या नॉमिनेटेड बैंक। ठीक है, ये एडवांस करते हैं फंड्स को बिफोर द ड्यू डेट। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कभी कभार क्या होता है, जो आपका एडवाइसिंग बैंक है, कंफर्मिंग बैंक है और नेगोशिएटिंग बैंक है, जो कि एक्सपोर्टर की कंट्री में होते हैं, वो समटाइम एक ही हो सकता है, एक ही बैंक ही तीनों रोल भी प्ले कर सकता है। आई होप ऑल दीज की पार्टीज आर, जो भी टर्म्स है ये आपको क्लियर है। चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं ये पूरा लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसेस किस तरीके से होता है। अगर जो इंडिया है वो एक तरह से, इंडिया के परस्पेक्टिव से देखूं तो इंडिया क्या है, इंपोर्टर है। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस फ्लो ऑफ एन इंपोर्ट एलसी। ठीक है, इंपोर्ट एलसी के केस में क्या प्रोसेस होता है पूरा, किस तरीके से एंड तक इंडिया को जो गुड्स रिसीव होते हैं उस तक कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होती है, एलसी कहाँ कहाँ रोल प्ले करता है। तो आइए देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। ठीक है, मैं आपको जो भी ये समझाऊंगी ये प्रोसेस के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, इसके थ्रू यू आर एबल टू लर्न होल प्रोसेस थ्रू विजुअल्स। चलिए, सबसे पहले अगेन द सेम एग्जांपल वी आर टेकिंग, वी आर हैविंग भारत सोलर एनर्जी लिमिटेड फ्रॉम इंडिया, जो कि आपके क्या होंगे, आपके इंपोर्टर होंगे। उसके बाद कैलिफोर्निया सोलर टेक कॉर्पोरेशन यूएसए है, जो आपके लिए एक्सपोर्टर का रोल प्ले करेंगे। इंडिया यहाँ पे क्या है, इंपोर्टर है। ठीक है, नाउ ये इंपोर्टर है और ये एक्सपोर्टर है, इंडिया इज इंपोर्टर, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंडिया जो है वो इंपोर्टर है। नाउ व्हाट हैपन, द फर्स्ट स्टेप जो है इस पूरे प्रोसेस में होगा वो है ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। सबसे पहले इंडिया क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, जहां पे वो अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को मेंशन करेगा कि मुझे इन टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से मुझे गुड्स चाहिए, इतनी क्वांटिटी, इतनी क्वालिटी, इस तरीके से मैं पेमेंट करूंगा, इतने टाइम पीरियड में चाहिए। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आपकी इस ऑर्डर में मेंशन की जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन की जाएगी। ठीक है, अब जो एक्सपोर्टर है, अगर उसे लगता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन मेरे अकॉर्डिंगली है, तो वो क्या करेगा, ऑर्डर को कंफर्म करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ठीक है, आई एक्सेप्ट कि मैं आपको ये जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है मैं उसकी डिलीवरी करूंगा, बट आप मुझे क्या कर दीजिए, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए अगेन ट्रस्ट गैप तो होगा ही, डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है वो कहता है कि आप मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट, दैट इज अ बैंक गारंटी जो है वो इशू कर दीजिए। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में जो इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्टर है वो क्या करेंगे, अपने लोकल बैंक दैट इज इशूइंग बैंक के पास जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक क्या कर दीजिए, लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इशूइंग बैंक क्या करेगा, इशू करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट। अब जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू की जाएगी वो कैसे की जाएगी, नंबर वन, बैंक पूरी वेरिफिकेशन करेगा आपके इंपोर्टर की, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करेगा, प्रीवियस रिकॉर्ड्स को, उसके अकाउंट्स को चेक करेगा। वो ये चेक करेगा कि जो इंपोर्टर है वो कितना एलिजिबल है पेमेंट्स करने के लिए, उसके ट्रैक रिकॉर्ड कैसे हैं, कोई भी जो ये ट्रेड टर्म्स एंड कंडीशन जो आपके ट्रेड में मेंशन की गई है वो सारी लीगल है या नहीं। तो ये सारी की सारी वेरिफिकेशन जो है पहले बैंक करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, वो एलसी को है वो ट्रांसमिट करेगा, किसके थ्रू, स्विफ्ट MT 700। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चैनल है जिसके थ्रू एलसी को ट्रांसमिट किया जाता है डिजिटली।
ठीक है। स्विफ्ट MT-700 के थ्रू क्या किया जाएगा, इसे एडवाइजिंग बैंक को क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा, उनके नाम पे भेजा जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपका एडवाइजिंग बैंक है वो भी जो है वो स्विफ्ट बैंक होना चाहिए, मतलब वो भी जो है इस प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए। तो उससे आप क्या कर सकते हो, ये जो आप एलसी है वो इस चैनल के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपके 3 स्टेप्स क्या हुए, ऑर्डर प्लेस हुआ, ऑर्डर कंफर्म होने के बाद उन्होंने एलसी की डिमांड करी, आपने एलसी को क्या कर दिया, इशू कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंस आपने एलसी इशू कर दी है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो एडवाइजिंग बैंक है वो क्या करेगा, वो उस एलसी को ऑथेंटिसिटी को चेक करेगा। ठीक है। उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से एलसी फ्रेम हुई है नहीं हुई है, ये प्रॉपर्ली क्या करेगा, उसको क्या करेगा, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के बाद वो आपकी जो एक्सपोर्टर है इस पूरे सिनेरियो में उसको नोटिफाई करेगा कि यस, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर सिंकिंग विद द एलसी, सो यू कैन स्टार्ट द फर्दर प्रोसीडिंग, आप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हो। इधर एक्सपोर्टर भी क्या करेगा, अपने बिहाफ पे वो क्या करेगा, एलसी को वेरीफाई करेगा, जो भी उनकी इनिशियल टर्म्स एंड कंडीशन थी उसके हिसाब से एलसी को वेरीफाई करने के बाद वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को है वो स्टार्ट कर देगा, और जितनी भी कस्टम फॉर्मेलिटीज होती है उन्हें क्या करेगा, वो क्लियर करेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो गुड्स है वो क्या किए जाएंगे, शिप किए जाएंगे, तो जो भी कस्टम रिक्वायरमेंट है, फॉर्मेलिटीज है, वो उसे पूरा करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज द फिफ्थ स्टेप। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ सिक्स स्टेप, जिसमें क्या होगा, आपका जो एक्सपोर्टर है वो अपने जो कैरियर है, शिप का जो कैरियर है, उसे क्या प्रोवाइड करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करेगा। ठीक है। सारी की सारी शिपमेंट फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद उसे जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो रिसीव होंगे। वो रिसीव जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो या तो आपको बिल ऑफ लेडिंग रिसीव होगा या आपको एयरवे बिल रिसीव होगा। अगर आप देखिए जो गुड्स है वो शिप के थ्रू भेज रहे हैं, आपने जो गुड्स है वो शिप पे लोड कर दिए हैं, तो उसके बाद आपको जो एक डॉक्यूमेंट रिसीव होता है वो होता है बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है। जो शिपमेंट अथॉरिटीज आपको देती है। अगर आप एयरवे के थ्रू कर रहे हैं तो आपको एयरवे बिल मिलता है। तो आप ये दोनों तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे थ्रू दिस अथॉरिटीज। ठीक है। अब आप ये डॉक्यूमेंट जो आपको रिसीव हो गए हैं एक्सपोर्टर को, ये इस बात का प्रूफ हो गए हैं कि आपने जो गुड्स है वो शिप कर दिए हैं, आप इन डॉक्यूमेंट्स को ले जाके कहाँ लेके जाएंगे, अपने एडवाइजिंग बैंक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, मैंने यहाँ पे अपने एक्सप्लेनेशन में एडवाइजिंग बैंक मेंशन किया है। एज आई टोल्ड यू कि आपके एडवाइजिंग बैंक, नॉमिनेटेड बैंक, ये सारे एक ही रहते हैं, तो कंफर्मिंग बैंक, तो ये सारे एक ही रहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एडवाइजिंग बैंक लिखा है। बट रियल लाइफ में बैंक डिफरेंट भी हो सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, एडवांस में लेंडिंग करते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने एडवाइजिंग बैंक ही लिया है। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि ट्रेड के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग जो अभी आपको शिपमेंट अथॉरिटी ने दिया है, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, इसके अलावा इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। देखिए गुड्स जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है गुड्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सपोर्टर जो है एडवाइजिंग बैंक को देगा। अब यहाँ पे एडवाइजिंग बैंक का क्या रोल आता है, एडवाइजिंग बैंक क्या करेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट्स उनको रिसीव हुए हैं उसको रिव्यू करेंगे। बैंक उन ट्रेड पेपर्स को क्या करेगा, डिटेल में इंस्पेक्ट करेगा और मैच करेगा कि जो भी एलसी में टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन थी, क्या ये डॉक्यूमेंट्स उसके साथ मैच कर रहे हैं फ्लॉलेसली, कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। तो उसको डॉक्यूमेंट्स को वो क्या करेंगे, उसको रिव्यू करके मैच करेंगे। आफ्टर दैट जब उनको लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, तो वो क्या देंगे, उसकी कंप्लाइंस, मतलब डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटली करेक्ट, उसकी कंप्लाइंस कंफर्म्ड कर देंगे वो। ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स को भेज देंगे इशूइंग बैंक के पास थ्रू कुरियर, फिजिकली भेजेंगे। ठीक है। क्योंकि अब ऑलमोस्ट आपका ट्रेडिंग जो चल रही है इंटरनेशनल ट्रेडिंग, वो अपने आखिरी फेज पे पहुंच गई है, जहां पे अब गुड्स एक्चुअल में आपको क्या करने हैं, एक्सपोर्ट करने हैं। तो उन गुड्स के जो पेपर हैं वो भी आपको फिजिकली क्या करने हैं, उन तक पहुंचाने हैं। तो यहाँ पे जो एडवाइजिंग बैंक है वो उन पेपर्स को क्या करेगा, फिजिकली जो है वो कुरियर करेगा आपके इशुइंग बैंक को। पैरेलली क्या होगा, आपका जो एक्सपोर्टर है वो भी उन टॉप पेपर्स को क्या करेगा, उनकी जो कॉपीज है वो किसे भेज देगा, इंपोर्टर को, ताकि वो उसे पहले से ही पढ़ ले। ठीक है। जब तक डॉक्यूमेंट्स वहां तक पहुंचे, क्योंकि गुड्स भी रिसीव करने हैं, तो उसको पहले से वो रेडी रहे, सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन को वो कंपेयर कर ले उन डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है। यहाँ तक है आपका स्टेप नंबर 9, जहाँ पे बैंक ने रिव्यू कर दिया है अपनी तरफ से, एडवाइजिंग बैंक ने, और भेज दिया इशुइंग बैंक को, और साइमल्टेनियसली एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को भी डॉक्यूमेंट्स भेज दिए ताकि वो उन्हें पढ़ ले पहले से ही। ठीक है।
अब आगे देखिए क्या होगा। अब जो इशूइंग बैंक है, जैसे ही उनको डॉक्यूमेंट रिसीव होते हैं तो वो उसे इंडिपेंडेंटली चेक करेंगे। ऑल्दो एडवाइजिंग बैंक ने कहा है कि डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, लेकिन फिर भी इशूइंग बैंक को पेमेंट करनी है अपने यहाँ से, तो वो क्या करेंगे, बैंक जो है वो इंडिपेंडेंटली अच्छे से रीचेक करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को, और उसके बाद जो भी उसमें रिक्वायरमेंट होगी, एलसी में मेंशन होगा कि वो आपका जो बिल की पेमेंट होनी है वो आपकी साइट एलसी है, यूसेंस एलसी है। अब यहाँ ध्यान से समझिए दोनों का डिफरेंस क्या है। साइट एलसी का मतलब होता है कि जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, तुरंत आपको पेमेंट कर दी जाएगी, किसको, एक्सपोर्टर को। यूसेंस एलसी में क्या होता है कि यहाँ पे हम एक बिल एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ पे गुड्स आप रिसीव अभी कर लोगे, लेकिन पेमेंट कब होगी, फ्यूचर डेट में होगी, जो भी आपके एलसी में मेंशन होगी। ठीक है, जो भी आपके बिल में जो डेट मेंशन होगी, उस डेट पे क्या किया जाएगा, आपको पेमेंट की जाएगी, और अभी हम क्या करेंगे, गुड्स रिसीव कर लेंगे। तो जो भी कंडीशन है वो यहाँ पे हम अपने किसको बता देंगे, हम अपने इंपोर्टर को बता देंगे। ठीक है, तो इंपोर्टर क्या करेगा, अगर तो साइट बिल है तो तुरंत क्या कर देगा, पेमेंट दे देगा बैंक को, और बैंक जो है वो पेमेंट किसको कर देंगे, आगे आगे फर्दर सेंड कर देंगे एडवाइजिंग बैंक को, किसके थ्रू, स्विफ्ट MT 2002, इसके थ्रू क्या कर देंगे, पेमेंट को क्या कर दे, दिस इज अ पेमेंट गेटवे जो चूज करता है बैंक, वाइल अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड में होता है फॉर पेमेंट पर्पस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से पेमेंट गेटवेज जो हैं वो यूज किए जा रहे हैं, बिकॉज एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इशूइंग बैंक क्या करेगा, आपको पेमेंट सेंड कर देगा। ओके, जब वो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, आपका इंपोर्टर भी सेटिस्फाइड है, इंपोर्टर ने साइट बिल की पेमेंट कर दी है, और अगर वो यूसेंस बिल है तो वो क्या कर देगा, अपनी एक्सेप्टेंस भेज देगा। एक्सेप्टेंस मीन्स येस आई विल पे यू आफ्टर 60 डेज, 90 डेज, जो भी है वो अपनी एक्सेप्टेंस उस बिल ऑफ एक्सचेंज में वो भेज देंगे। ठीक है, अब लास्ट स्टेप यहाँ पे क्या है, 12th स्टेप क्या है, जो इंपोर्टर है, क्योंकि वो पेमेंट कर चुका है, तो वो क्या करेगा, वो कस्टम डिपार्टमेंट के पास फाइल करेगा अपनी एंट्री, जहाँ पे वो क्या बोलेगा कि आप कस्टम जो है, जो गुड्स आए हैं उनकी डिलीवरी को क्लियर कर दीजिए। कस्टम क्या करेगा, वेरीफाई करेगा सारे गुड्स को, डॉक्यूमेंट्स को, और रिलीज कर देगा गुड्स फिजिकली टू द इंपोर्टर। ठीक है, इंपोर्टर तक गुड्स पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल ट्रेड में जब भी आप गुड्स को रिसीव करते हैं या उसकी पेमेंट करते हैं, तो ये सारा डेटा जो है वो आपके एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे अपलोड किया जाता है। जैसे फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ आपका इंपोर्ट, सारा डाटा है जो IDPMS डाटा प्लेटफॉर्म पे क्या किया जाता है, एंटर किया जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो कि विजिबल है फॉर ऑल द ऑथराइज्ड डीलर बैंक, एज वेल एज आपका जो आरबीआई है वो भी इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो सारा का सारा डेटा जो है वो यहाँ पे क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है। यहाँ पे ये एक तरह से क्या है, इम्पोर्ट डाटा रिगार्डिंग क्या है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन डाली जाती है कि कितने गुड्स इंडिया में आए हैं, एक्चुअली में इम्पोर्ट हुए हैं। ठीक है, और कितनी पेमेंट इंपोर्टर ने की है, तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन होती है। इससे वेरिफिकेशन रहती है कि ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू इंडिया में कितना एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, सो ये है आपका प्रोसेस, जिसमें हमने देखा है कि किस तरीके से जो आपकी एलसी है वो इंपोर्ट में क्या करती है, रोल प्ले करती है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट में भी इसको ही इस्तेमाल करते हैं, एलसी को। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस रहता है, बट सर्टेन डॉक्यूमेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है जो हमने इसमें कवर किया है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि किस तरीके से एलसी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये एक बैंक गारंटी होती है जो सपोर्ट करती है इंटरनेशनल ट्रेड के ट्रांजैक्शन को, जहां पे आपके एक्सपोर्टर को एक तरह से गारंटी मिलती है पेमेंट की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और हमें देखने को मिलता है वो है आपका यूसीपीस। ठीक है, यूसीपी जो है आपके फॉर रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। अब देखिए क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है समटाइम्स वो फेल हो जाती है टर्म्स एंड कंडीशंस को मैच करने में। कभी कभार क्या होता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ मेंशन करते हो वो सामने वाली कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंगली मैच नहीं करती है, पेमेंट में प्रॉब्लम आती है, डिलीवरीज में प्रॉब्लम आती है। तो उसको दूर करने के लिए क्या किया गया, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि पेरिस में सिचुएटेड है, उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या इशू किए, यूसीपी इन 1933। व्हाट इज यूसीपी, यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस। ठीक है, एलसी को फ्रेम करने के लिए यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस फॉर योर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट को फ्रेम किया गया इन 1933, जहां पे आपने क्लियर किया कि किस तरीके से एलसी फ्रेम की जाए ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल हो जाए। ठीक है, फिर क्या किया गया 1933 के बाद, धीरे धीरे करके इनमें क्या किया गया, पीरियोडिकली इसे रिव्यू किया गया।
क्यों किया गया? जैसे जैसे चेंजेस आते रहे इंटरनेशनल ट्रेड में, इसे 1951 में, फिर 62 में, 74 में, 83 में, इसके फर्स्ट यूसीपी के फोर्थ एडिशन आ गए, ठीक है, जिसमें उनको रिवाइज करके लेकर आया गया। फिर 1993 में एक स्टेबल आपके पास यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस 500 के नाम से एक डॉक्यूमेंट आया, जो काफी साल तक आपका रहा, जिसमें बहुत सारे आपके इंटरनेशनल ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने इसको फॉलो किया अपने लेटर ऑफ क्रेडिट को फ्रेम करने के लिए। और ये बहुत ही ज्यादा आप ये मान सकते हो कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में आपके लिए हेल्पफुल था, जिसमें काफी सारी चीजें इंक्लूडेड थी, ठीक है। लेकिन फिर 2007 में अब जो लेटेस्ट वर्जन यूज किया जाता है यूसीपी का, वो 600 उसे लाया गया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर 500 इतना ज्यादा सुटेबल था, एप्लीकेबल था, फॉलो किया जा रहा था सारे ट्रेडर्स की तरफ से, तो वाई 2007 में यूसीपी 600 को लाया गया? तो देखिए, जैसे जैसे आपके इंटरनेशनल ट्रेड में चेंजेस आते हैं, ठीक है, उन चेंजेस को फॉलो करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, और कुछ आपका जो यूसीपी 500 था उनमें कुछ चीजें वेग थी, एम्बिग्यूटी थी, उन वेगनेस को दूर करने के लिए, क्लैरिफिकेशन लाने के लिए मॉड्यूल में क्या किया गया, 2007 में आपकी यूसीपी 600 को लाया गया। आप ये मान लीजिए कि यूसीपी 500 का बेटर वर्जन जो है 600 में आया, जो ज़्यादा क्लियर था, जिसमें ज़्यादा क्लैरिटी थी आपकी, और पुराने जो डाउट्स थे, जिसमें डिस्प्यूट्स होते थे, वो उनको क्या किया गया, इसमें से हटाया गया, ठीक है। तो देखिए, अब जो आपका यूसीपी 600 है वो कब आया? इट वाज अप्रूव्ड इन 25 अक्टूबर 2006, जिसको एक्चुअली में जो इफेक्टिव किया गया 1 जुलाई 2007 को किया गया। अब करंटली जो पूरे ऑल ओवर इंटरनेशनल ट्रेड में जो फॉलो किया जाता है फॉर एलसी पर्पस, वो क्या यूज किया जाता है? यूसीपी 600 एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये है यूसीपी 600 के बारे में। आइए देखते हैं आप क्या क्या चेंजेस आए, बिकॉज हमारे लिए वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चेंजेस आए आपके, और बैंक ने उसको कैसे फॉलो किया। तो पहले जो था आपका, जो यूसीपीस थे, ये आप मान लीजिए, उनमें जितने भी रिवीजन्स आते थे, उनमें से सबसे बड़ा रिवाइज अगर किया गया है तो वो यूसीपी 600 है। मेजर रिव्यू किया गया है हिस्ट्री ऑफ यूसीपीज में, तो वो है यूसीपी 600। इसमें इसको आपको लीन कर दिया गया है। पहले क्या होता था, इसमें 49 वर्जन थी, 49 आर्टिकल्स से, लेकिन अब सिर्फ 39 आर्टिकल्स ही रह गए हैं। और उन आर्टिकल्स को भी आपने क्या कर दिया है, कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जैसे कैटेगरी आर्टिकल 1 to 5 एक कैटेगरी में, जिसमें कि डेफिनेशंस, इंटरप्रिटेशंस, इंडिपेंडेंस ऑफ एलसी एंड अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 6 to 10 के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी, एक्सपायरी डेट, ऑब्लिगेशंस, एडवाइजिंग इन्फॉर्मिंग बैंक के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 11 to 17 में प्री एडवाइस क्रेडिट, नॉमिनेटेड बैंक, रिम्बर्समेंट बैंक, और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आर्टिकल 18 में कमर्शियल इनवॉइसेस, 19 to 27 के अंदर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के बारे में क्लैरिफिकेशन दी गई है। 28 में इंश्योरेंस, 29 to 33 के बीच में एक्सटेंशन, टॉलरेंस एंड पार्शियल इंस्टॉलमेंट ड्राइंग्स या आवर्स ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 34 से 37 के बीच में ऑल डिस्क्लेमेयर्स हैं, और 38 से 39 के बीच में जो भी आपकी ट्रांसफरेबिलिटी या असाइनमेंट ऑफ प्रोसीडर उसके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आइए अब जितने भी चेंजेस आए हैं थ्रू दीज आर्टिकल्स, उनको हम डिटेल में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है जो है वो है यूसीपी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, कि पहले क्या होता था कि आप कोई भी अगर एलसी फ्रेम करते थे, तो अगर उसमें कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम मानते थे उसमें यूसीपी 600 के रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अब आफ्टर दिस, ये जो भी चेंज करंट वर्जन आया है, उसमें ये कहा है कि यूसीबी 600 अपने आप ऑटोमेटिकली फॉलो नहीं होगा किसी भी एलसी में। उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि दिस डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इज सब्जेक्ट टू यूसीपी 600, ठीक है, ये मेंशन होना चाहिए, ठीक है। इफ दिस स्टेटमेंट इज एब्सेंट, तो यूसीपी 600 गवर्न नहीं करेगा उस एलसी को। हाँ, आप यूसीपी 600 के अंदर कोई भी चेंजेस लाना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कुछ रूल्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो वो आपको क्लियरली मेंशन करना होगा। लेकिन अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे कि ये एलसी जो है उसको यूसीपी 600 गवर्न कर रहा है, तब तक ये माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली मेंशन करना होगा कि जो एलसी है उसको कौन गवर्न कर रहा है, यूसीपी 600। सेकेंड है हमारे पास रेवोकेबल क्रेडिट अबॉलिश कर दिया गया। नाउ हमारे पास दो तरह की एलसी होती थी, एक होती थी रेवोकेबल, ठीक है, और एक होती थी इरेवोकेबल, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रेवोकेबल एलसी वो होती थी जिसमें कि टर्म्स एंड कंडीशंस को कभी भी चेंज किया जा सकता था बाय द इशूइंग बैंक, या डिलीट कर सकते थे उसको, ठीक है, या अमेंड कर सकते थे। जिससे क्या होता था, एक्सपोर्टर को डर रहता था कि उसे पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन आफ्टर यूसीपी 600 जो रेवोकेबल एलसी है उसको पूरा का पूरा तरीके से डिलीट कर दिया गया है। अब
इरेवोकेबल एलसी इशू होगी ही नहीं। अब कौन सी एलसी इशू होगी? सिर्फ इरेवोकेबल। इरेवोकेबल मतलब क्या होता है आपका, कि आपको जो है वो पेमेंट की पूरी गारंटी मिलेगी, कोई भी पार्टी जो है वो उसको बिना किसी कंसेंट के कैंसिल या अमेंड नहीं कर सकती है, ठीक है। और अगर आप कोई भी एलसी इशू करते हो और उसमें कुछ भी मेंशन नहीं होता, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाएगी? इरेवोकेबल ही मानी जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली इरेवोकेबल मानी जाएगी। ये बहुत बड़ा चेंज है जो यूसीपी 600 में आया था, ठीक है। थर्ड है आपको आर्टिकल 2 और 3 में आपको क्या मेंशन की गई है, बहुत सारी डेफिनेशन और उसकी इंटरप्रिटेशन, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज हर तरीके से लैंग्वेज बैरियर है, तो वहाँ डिफरेंट तरीके से समझा जाता है, तो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, तो यहाँ पे क्लियर डेफिनेशन दी गई है सारी टर्म्स एंड जो भी वर्डिंग्स की, ठीक है। नेक्स्ट है डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग। देखिए अब इसमें क्या है, यूसीपी 600 क्या कहता है, अगर कोई भी एक्सपोर्टर टाइम से पहले अपने नेगोशिएटिंग बैंक से क्या करता है, पेमेंट ले लेता है, ठीक है, ड्यू डेट से पहले जो है वो नेगोशिएट बैंक से पेमेंट ले जाता है, तो उसको पहले ये कंफ्यूजन रहती थी कि जो नेगोशिएटिंग बैंक है उसको पेमेंट कौन करेगा, इशूइंग बैंक करेगा, ठीक है, रिम्बर्समेंट बैंक करेगा, कौन करेगा, क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन यूसीपी 600 के अंदर क्लैरिटी दी गई है कि अगर कोई भी एक्सपोर्टर टाइम से पहले, ड्यू डेट से पहले, ठीक है, नॉमिनेटेड बैंक से क्या लेके चले जाता है, पेमेंट एडवांस कर लेता है, एडवांस पेमेंट ले लेता है, तो इस बैंक को जो है और ड्यू डेट पे इशूइंग बैंक या रिमर्सिंग बैंक क्या करेंगे, इसको पेमेंट करेंगे ही करेंगे। इससे क्या हुआ है, जो रिस्क है, लीगल अनसर्टेनिटी है, वो क्या हुआ है, कम हो गई है। अब जो बैंक है वो सेफली डिस्काउंट कर सकते हैं डेफर्ड पेमेंट ऑफ एलसी। इससे उनको क्या मिली है, लीगल सर्टेनिटी मिल गई है, ठीक है। फिफ्थ है आपके पास आर्टिकल 9 जो बात करता है एडवाइजिंग ऑफ क्रेडिट। अब हमने पढ़ा था यहाँ पे, जब इशूइंग बैंक एडवाइजिंग बैंक को एलसी इशू करता है, ठीक है, तो एडवाइजिंग बैंक फर्दर क्या करता है, एडवाइस देता है आपके एक्सपोर्टर को रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी। तो यहाँ पे बात हो रही है इस पॉइंट की, तो जो भी आपकी एलसी में बातें मेंशन है उसको अपेरेंटली उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी एडवाइजिंग बैंक की। इसके अलावा वो कम्युनिकेट करेगा सारी बातें किसको, आपके एक्सपोर्टर को, विदाउट एनी एक्स्ट्रा, उसमें कोई बात ऐड नहीं करनी, ना उसमें से कोई अल्टर करनी है, ना उसमें से कोई ओमिट करनी है, कुछ भी उसने ऐड या प्लस माइनस करके नहीं बताना है आपके एक्सपोर्टर को। वट एवर इज मेंशन इन एलसी एग्जैक्टली उसको क्या करना है, सेम वे में उसको बताना है। इसके अलावा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिसकम्युनिकेट हो रही है, तो उसका जो जिम्मेदारी है वो भी ऑथराइज बैंक, आपके जो एडवाइजिंग बैंक है उसको वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाई होती है सेकंड एडवाइजिंग बैंक को भी, अगर वो कोई भी कम्युनिकेशन एरर करते हैं तो। फिर है आपका आर्टिकल 10 जो अमेंडमेंट्स की बात करता है। इसमें बोला गया है कि अगर आप अपनी एलसी में अमेंडमेंट्स करते हो, कोई भी चेंजेस करते हो, तो जो आपकी सामने वाली पार्टी है, दैट इज आपका एक्सपोर्टर है या बेनिफिशियरी है, उसको बताना है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है इसे या नहीं कर रहा है, उसको ये बात मेंशन करनी है, ठीक है। तो उसे इन्फॉर्म करना है बैंक को कि हाँ ये जो भी अमेंडमेंट हुई है मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ या रिजेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन यूसीपी 600 के में एक और चीज भी ऐड की गई है, वो ये बात की गई है कि अगर आपने एलसी को अमेंड किया, ठीक है, आपने एलसी को अमेंड किया और आपका जो बेनिफिशियरी है उसने कोई भी आपको रिप्लाई नहीं दिया, पर उसने इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, उसने वैसे कोई रिप्लाई नहीं दिया कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ या रिजेक्ट कर रहा हूँ, बट टाइम पे आने पे उसने क्या कर लिया, उसको जो भी उसके एक्सेप्टेंस के बाद एक्शन लेना था उसने ले लिया, तो हम ये मानेंगे कि उसने उसको एक्सेप्ट ही किया है। मतलब अगर आपने कोई अमेंडमेंट की है और उस वो इंसान जो आपका बेनिफिशियरी है वो साइलेंट है उस बात पे, पर वो कंप्लाइंस भी कर रहा है, उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली एक्शन भी ले रहा है, तो हम मानेंगे कि उसने क्या किया, अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो ये इसमें ऐड किया गया है। फिर आपके पास सेवंथ जो है आपका आर्टिकल 14 जो बताता है कि कितना टाइम अलॉट किया गया है डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने के लिए। बैंक को देखो टाइम दिया जाता है डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने के लिए, ठीक है, वो कितना टाइम, पहले क्या होता था, अननेसेसरली बैंक बहुत सारा टाइम लेते थे जिससे कि ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन या डील बहुत डिले हो जाती थी। अब क्या किया गया है, पहले 7 डेज जो बैंक को दिए जाते थे अब उसे और रिड्यूस कर दिया है, मैक्सिमम 5 डेज दिए जाएंगे बैंक को क्या करने के लिए, डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए, ठीक है। और वो जो 5 डेज होंगे वो बैंकिंग डे होनी चाहिए। बैंकिंग डे क्या होते हैं, नॉर्मल वर्किंग डे ऑफ अ बैंक, जहाँ पे बैंक क्या करता है, काम करता है, वो डेज में जो बैंक है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करके जो है वापस कर देगा। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस यही है ताकि जितनी भी आपकी चेकिंग या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो वो क्विकर और फास्ट हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका नॉन मैचिंग डॉक्यूमेंट्स, ये आर्टिकल 14 में मेंशन किया गया है। प्रीवियसली क्या होता था अंडर यूसीपी 500, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी बहुत भी मिसमैच होता था तो उसको डायरेक्टली क्या करते थे, आप रिजेक्ट करते थे डॉक्यूमेंट्स को। लेकिन यूसीपी 600 ने थोड़ा सा क्या किया है, थोड़ा सा अपने जो स्कोप है उसको वाइडन किया है। उन्होंने कहा है कि मिरर इमेज होना जरूरी नहीं है डॉक्यूमेंट्स में। अगर आपके दो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है, पर उसमें जो बातें बोली गई हैं ऑलमोस्ट सेम है, बट वर्डिंग सेम
नहीं है तो ये कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, उसने बोला है मिरर इमेज होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है, हाँ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप लिख रहे हो वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। फिर है आपके पास एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये आर्टिकल 14 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो वही बात आ गई, बैंकिंग डेज, 5 बैंकिंग डेज दिए गए हैं बैंक को डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए। नंबर 1, नंबर 2, वेरीफाई करके बैंक क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट या रिफ्यूज करने का वक्त दिया गया है। नंबर 2 क्या है, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एज सुन एज आपने जो गुड्स हैं वो शिप कर दिए हैं, ठीक है, आपके जो गुड्स हैं वो शिप हो गए हैं, गुड्स को शिप करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी आपका एक्सपोर्टर है ये डॉक्यूमेंट्स क्या करता है, एडवाइजिंग बैंक को देता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट देने का टाइम है वो कितना दिया गया है, 21 डे रूल दिया गया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिशियरी एड्रेस। देखिए जब हम एलसी बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो आपका एलसी का जो आपका बेनिफिशियरी का एड्रेस है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एड्रेस सेम होने की जरूरत नहीं है, बस कंट्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट डिटेल। जैसे कि डिटेल्स में जब आप एलसी फ्रेम करते हो तो उसमें जो भी डिटेल्स मेंशन करते हो आप अपने बेनिफिशियरी की, जैसे उसका ईमेल, फोन नंबर, फैक्स डिटेल, ये डिसरिगार्ड किया गया है, मतलब कि जरूरी नहीं है ये मेंशन करना, बस आपके पास मेन मेन क्या होना चाहिए, मेन बैंक की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके थ्रू आप एक्सपोर्टर को जो है वो आप उससे डील कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब हम बात करते हैं कि जो गुड्स को शिप किया जाता है तो यहाँ से आपका एक्सपोर्टर क्या करता है, गुड्स को शिप करता है। ठीक है, तो उसने बोला है जो एक्सपोर्टर है और जो आपका शिपर होगा जरूरी नहीं है वो सेम ही हो। अगर आप इस पे आ जाओगे कि नहीं मुझे तो जो गुड शिप होगा वो बेनिफिशियरी ही करेगा, तो इस केस में तो काफी डिले हो जाता है सम टाइम ट्रेडिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड प्रैक्टिकल ट्रेड सिचुएशन को अकोमोडेट करने के लिए ये बात यूसीपी 600 में मेंशन की गई कि आपका जो बेनिफिशियरी है मतलब एक्सपोर्टर है और शिपर दोनों सेम होने जरूरी नहीं है। ये है आपका आर्टिकल 14 में, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 14 जी, जो बात करते हैं नॉन डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट की बात। ये कहते हैं कि अगर कोई एलसी में कोई ऐसी कंडीशन है, ठीक है, कोई ऐसी कंडीशन है जिसको वेरीफाई करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स बताए ही नहीं गए हैं, कोई कंडीशन मेंशन कर दी पर उसको वेरीफाई करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया ही नहीं गया है, तो जो बैंक है वो इस कंडीशन को बिल्कुल इग्नोर करेगा। एग्जाम्पल देखिए कैसे, मान लीजिए आपके एलसी में मेंशन किया है कि जो आपके गुड्स होने चाहिए वो एक्सीलेंट क्वालिटी के होने चाहिए, ये बात मेंशन कर दी, ये आपकी क्या होगी कंडीशन। बट इस कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए आपको ये नहीं बताया कि आपको कौन सी सर्टिफिकेट आपको जो है वो आपके पास होने चाहिए, कौन सी क्वालिटी या इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, तो बैंक इस कंडीशन को इग्नोर करके ही आपके डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कर देगा। ठीक है, ये है आपका 10th, दैट इज नॉन डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपके पास 11th है आपका आर्टिकल 15, जो बात करता है कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन की। इसका मतलब क्या है, एज सुन एज बैंक ने डॉक्यूमेंट्स को क्या कर दिया, कंप्लाई कर दिया। कंप्लाई करना मतलब क्या होता है, बैंक ने वेरीफाई कर दिया कि सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं, तुरंत ही क्या कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दी जाएगी। सेटलमेंट बिगिन इमिडिएटली वंस डॉक्यूमेंट फाउंड कंप्लाइंट, आप डिले नहीं कर सकते हो। ठीक है, एज सुन एज आपने ये देखा कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लाइंट है, आपको सेटलमेंट शुरू कर देनी है। नेक्स्ट है आपके पास 12th जो है डिस्क्रिप्टेंट डॉक्यूमेंट्स वेवर एंड नोटिस के बारे में बताया गया है आर्टिकल 16 में। देखिए अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है, उसमें वो जिस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे वैसे नहीं है, ऊपर नीचे हैं आपके डॉक्यूमेंट, तो उस केस में आपके पास 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, आप डॉक्यूमेंट्स को अपने पास ही रखिए जब तक आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस नहीं आते। आप कौन है यहाँ पे, आपके एडवाइजिंग बैंक हैं, उनको बोला गया कि डॉक्यूमेंट्स को अपने पास ही रखिए जब तक आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलती है। दूसरा क्या है, आप अपने एप्लीकेंट से क्या कर सकते हो, मतलब कि वेवर की डिमांड कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, आप फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए जो इशुइंग बैंक है उसके पास डॉक्यूमेंट्स आए, उसने देखा डॉक्यूमेंट जो है उसमें कुछ गलती है, तो वो क्या करेगा, वो आपके जो एप्लीकेंट है मतलब आपका जो इम्पोर्टर है उससे बात करेंगे, उससे बोलेंगे कि सर देखिए बिल जो आपका जो गुड्स शिप होने चाहिए थे वो 30th जून को होने चाहिए थे, पर ये 2 दिन बाद हुए हैं, तो बताइए ये डॉक्यूमेंट में ये चेंजेस है कि आप इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर इम्पोर्टर बोलता है हाँ कोई बात नहीं, ये बात मेरी नज़र में थी, कोई बात नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, इशुइंग बैंक जो है वो क्या कर रहे हैं, गलती के केस में किसकी हामी ले रहे हैं, आपकी एप्लीकेंट की। थर्ड क्या है आपके पास ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को वापस कर दीजिए।
इशुइंग बैंक क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे एडवाइजिंग बैंक को वापस कर देगा कि नहीं, हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फोर्थ क्या है, आप क्या करेंगे, जो भी आपको प्रायर इंस्ट्रक्शंस दी गई होगी, देखिए जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में आए, इशुइंग बैंक के साथ आपने एलसी का डॉक्यूमेंट साइन किया, तो उस केस में आपने पहले इन्फॉर्म कर दिया होगा इशुइंग बैंक को कि अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत हुई तो आपने ये एक्शन लेना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका इशुइंग बैंक एक्शन ले लेगा। तो ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है। 13 है हमारे पास आर्टिकल 17, जो बात करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, ठीक है, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। अब उसका पता कैसे लगेगा, उसमें ओरिजिनल सिग्नेचर होनी चाहिए, ओरिजिनल स्टैंप होनी चाहिए, ओरिजिनल लेबल या स्टेशनरी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब क्लियरली मार्क होना चाहिए ओरिजिनल उसके ऊपर, तभी हम मानेंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। 14th है हमारे पास रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, आर्टिकल 19 से लेकर 24 के बीच में। अब ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एमसीक्यूज में पूछा भी जाता है। सबसे पहली बात, जो आपका ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होगा उसमें आपके कैरियर का नाम मेंशन होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, आपका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो साइंड होना चाहिए, किसके थ्रू, कैरियर या उसका एजेंट, मास्टर या मास्टर का एजेंट, इनके थ्रू क्या होना चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट साइंड होना चाहिए। नंबर 3, जो भी आपका चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग होगा वो भी साइंड होना चाहिए बाय द चार्टर या उसके एजेंट। मास्टर का नाम होना उस पर कंपल्सरी नहीं है। चार्टर डॉक्यूमेंट पे जो बिल ऑफ लेडिंग का है उसमें चार्टर के या उसके एजेंट के साइन होने कंपल्सरी है, मास्टर का नाम होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात हम करते हैं यहाँ पे क्लीन डॉक्यूमेंट्स की। अब देखिए क्लीन डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, क्लीन डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जिन डॉक्यूमेंट्स पे किसी भी तरीके से ये मेंशन नहीं होता कि इनके गुड्स में कुछ डिफेक्टिव है। जैसे मान लीजिए बोल दी जाए कि आपने इतने जो गुड्स है वो 100 होने चाहिए थे, इसमें 99 है, या फिर जो गुड्स की पैकिंग है वो टोन है, या एनीथिंग जो भी नेगेटिव रिमार्क आप अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करते हो, उन डॉक्यूमेंट्स को हम क्लीन डॉक्यूमेंट्स नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो क्लीन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब क्लीन डॉक्यूमेंट्स का मतलब यहाँ पे ये भी नहीं है कि उस पर क्लीन वर्ड लिखा हो। अगर कोई भी चीज उस पर नहीं मेंशन है, ना कोई नेगेटिव रिमार्क मेंशन है और नथिंग एनीथिंग कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम उसे क्लीन ही मानेंगे, ठीक है। क्लीन शुड नॉट बी प्रिंटेड, जरूरी नहीं है उस पर क्लीन लिखा हो। इसका मेन बेनिफिट क्या होता है कि अगर ये सारी चीज़ें आपकी पहले से क्लियर होगी कि कौन से डॉक्यूमेंट पे किसके साइन है, तो उसे क्या किया जाएगा, फ्रीली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इससे चेकिंग इजी हो जाएगी, डिस्क्रिपेंसी कम होगी और प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो ये आपके चेंजेस हैं जो हमें यूसीपी 600 में देखने को मिले हैं। इसमें हमारे पास जो है लास्ट हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 15th जो है हमारे पास वो है आर्टिकल 28। इसमें क्या मेंशन किया गया है रिगार्डिंग इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग क्या बोला गया है कि जो भी आप इंश्योरेंस लेंगे, ठीक है, जैसे आपके जो गुड्स है वो यहाँ से शिप हुए हैं, अब यहाँ से वो स्टार्ट हुई उसकी शिपमेंट, ये उसकी डेस्टिनेशन है, ठीक है। मान लीजिए यूएसए से शिप हुए या वो इंडिया पहुंचेंगे, तो जो भी आप इंश्योरेंस कवर लेंगे वो उसकी कहाँ से लेंगे, शिपमेंट से लेंगे, उसकी डेस्टिनेशन तक वो आप इंश्योरेंस कवर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपने इंश्योरेंस कवर जो लिया है वो एलसी की वैल्यू से ज़्यादा लिया है तो वो एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आपके गुड्स 10 लाख के हैं और आपने इंश्योरेंस 11 लाख की लिया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन क्लॉजेस आर एक्सेप्टेबल। अगर कुछ ऐसे स्टैंडर्ड रिस्क हैं जो आपने एक्सक्लूड किए हैं, आपने इसमें से अपने एलसी में से, तो वो अलाउड है। इंश्योरेंस कवर में आपने एक्सक्लूड किया है तो वो अलाउड हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट जो है वो साइंड होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके थ्रू, इंश्योरेंस कंपनी या अंडरराइटर या ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू वो साइंड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी एलसी कहती है कि 110% इंश्योरेंस कवर है, तो 110 जो है वो मिनिमम कवर है, ठीक है। 110% जो है वो क्या रहेगा, आपका मिनिमम कवर रहेगा। अगर 120 वो दे रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल करेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बट अगर वो 100 देगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा वो, ठीक है। जो भी आपका एलसी होगा उसके अमाउंट से ज़्यादा हो तो चलेगा, लेकिन कम हो तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 16th, दैट इज आर्टिकल 31। ये थोड़ी डिफाइन करते हैं रिगार्डिंग पार्शियल ड्राइंग और पार्शियल शिपमेंट की जो टर्म्स हैं उनको डिफाइन करते हैं। पार्शियल ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपका जो इम्पोर्टर है
वो जो आपको पेमेंट कर रहा है वो पार्ट्स में कर रहा है, या फिर आपका जो एक्सपोर्टर है वो पार्ट्स में रिसीव कर रहा है पेमेंट, उसको बोलते हैं पार्शल ड्रॉइंग। ड्रॉइंग हमेशा यहाँ पे कैश से लिंक करेगी, शिपमेंट यहाँ पे आपकी गुड्स से लिंक करेगी। इसी तरीके से पार्शल शिपमेंट क्या होती है, जब आप गुड्स जो है वो एक साथ डिलीवर ना करके पार्ट्स में डिलीवर करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 टन डिलीवर करने थे, तो पहले आपने 600 टन किए, फिर आपने 400 टन किए, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्शल शिपमेंट। पार्शियल ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप जो पेमेंट करते हो वो भी क्या करते हो, पार्शियली पेमेंट करते हो, तो उसको बोलते हैं, इन टर्म्स को बोलते हैं पार्शियल ड्राइंग्स एंड पार्शियल शिपमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 35, जो क्लियरली मेंशन करता है अगर डॉक्यूमेंट्स रास्ते में खो जाएं। मान लीजिए आपके आपके एडवाइजिंग बैंक ने आपके इशूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे, ठीक है, और उन्होंने उसको कंप्लाइंस भी कर दिया डिजिटली, लेकिन जब आप उनको कुरियर के थ्रू भेज रहे थे तो रास्ते में वो खो गए, ठीक है। तो उस केस में क्योंकि वो कंप्लाइंट हो गए हैं, तो आपकी जो इशूइंग बैंक है वो जो क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा ही करेगा, ठीक है। इफ डॉक्यूमेंट आर कंप्लाइंट पर रास्ते में खो गए हैं, तो जो इशूइंग बैंक है वो स्टिल ऑनर करेगा उसकी पेमेंट को, ठीक है। दैट मीन्स डॉक्यूमेंट अगर कंप्लाइंट है पर रास्ते में खो गए हैं, तो इशूइंग बैंक क्या करेगा, नॉमिनेटेड बैंक को पेमेंट करेगा। 18th है हमारे पास आर्टिकल 36, जो बात करता है फोर्स मेजोर की। अब ये फोर्स मेजोर क्या होता है, ये एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। ये ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें कोई भी किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं है, जैसे कि अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, वॉर, पेंडेमिक या कोई स्ट्राइक। तो अगर कोई बैंक इस सिचुएशन में फंस गया है, तो और उस विद इन दैट टाइम पीरियड आपका जो एलसी की ड्यू डेट है वो चली गई है, तो इस केस में अंडर यूसीबी 600 आपको कोई भी फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। ये रूल यहाँ पे बनाया गया है कि अगर आपका कोई भी ड्यू डेट इन इवेंट्स के बीच में आती है, तो फर्दर आपको कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, कोई भी ग्रेस आपको नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें बैंक की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज बैंक इटसेल्फ कैन नॉट डू एनीथिंग अंडर दी सिचुएशंस। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफरेबल क्रेडिट, ये है आर्टिकल 38। ये बात करता है कि अगर आपने एलसी जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एक्सपोर्टर इंडिया से है, इंडिया से आपके एक्सपोर्टर ने यूएसए में जो इंडिविजुअल है ए ने बी को क्या करी, एलसी जो है वो इशू करी, ठीक है। अब बी ने फर्दर इस एलसी को किसी सी पर्सन को इशू कर दिया, ठीक है। ट्रांसफरेबल एलसी थी तो इशू कर सकते थे फर्दर ये। तो उन्होंने कहा है कि जो सी है, जो फर्दर सारी प्रोसीडिंग करेगा, गुड्स को शिप करेगा, वो डॉक्यूमेंट को जो है वो डायरेक्टली क्या नहीं कर सकता, वो इशूइंग बैंक जो इंडिया के जो बैंक है उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता। उससे पहले वो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ये डॉक्यूमेंट जो है वो उसी के कंट्री के जो ट्रांसफरिंग बैंक है उसको प्रोवाइड करने होंगे। तो यहाँ पे क्या है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए इंपोर्टर जो है उसने ट्रांसफरेबल एलसी जो है एबीसी ट्रेडर उसको इशू करी, ये हमारा फर्स्ट बेनिफिशियरी है। ये मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली बी इंडिविजुअल है, और ये जिसने इंपोर्टर है वो ए है, ठीक है। अब जो एबीसी लिमिटेड है उसने क्या की, ये एक्स वाई जेड मैन्युफैक्चरर को दे दी, ये सेकंड बेनिफिशियरी जो कि सी है हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली। तो जो एक्स वाई जेड है उसने गुड्स को शिप कर दिया। अब एक्स वाई जेड ये डॉक्यूमेंट्स को किससे सबमिट नहीं कर सकता, डायरेक्टली इशूइंग बैंक को सबमिट नहीं कर सकता, उससे पहले ये ट्रांसफरिंग बैंक को क्या करने होंगे, उसे सबमिट करने होंगे। ये रूल है, वो डायरेक्टली उनको इशू नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये आपके यूसीपी 600 में आने वाले चेंजेस हैं, जिन्हें हमने क्या किया, इम्प्लीकेट किया है, ठीक है। ये चेंजेस इसीलिए लाए गए थे ताकि आज के अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस आ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, उसे हम क्या कर सकें, एक्चुअली में फॉलो कर सकें, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो टॉपिक हमने आज किया है उसका ये इन्फॉर्मेशन इन्फोग्राफिक्स है, ठीक है। इसमें हम देख सकते हो, आप हमारी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने जो आपको एलसी का एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया कि हाउ एलसी वर्क्स। फिर मैंने आपको एक प्रोसेस समझाया इंपोर्ट एलसी का, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया कैसे ऑर्डर प्लेस किया जाता है, फिर इशूइंग एलसी इशू की जाती है, एक्सपोर्ट होता है, फिर पेमेंट होती है। एंड थर्ड हमने बात करी यूसीपीस की, जो यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, ताकि जो एलसी का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है वो उसमें यूनिफॉर्मिटी और वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। तो आप इस इन्फोग्राफिक के थ्रू पूरे टॉपिक जो हमने आज पढ़ा है उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट में करते हैं हमारे रिकैप्चुलेशन पार्ट, जहाँ पे हम अभी हम पढ़कर आए हैं उसको रिवाइज करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि जो हमने एक्सपोर्ट एलसी जो हमने इशू की थी, उस पूरी जो ट्रांजेक्शन जो हमने करा पूरा, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्डर टिल रिसिप्ट ऑफ अ गुड्स, उसका क्या सीक्वेंस रहता है।
तो आपके सामने यहाँ पे 1 टू 7 में कुछ आपको यहाँ पे प्रोसेसेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेप पहले या कौन सा बाद में आता है। तो देखिए, अब सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम बात करें तो गुड्स की पहले ऑर्डर किया जाता है, फिर एलसी को इशू किया जाता है। तो यहाँ पे गुड्स के ऑर्डर की तो हमें कहीं पे मेंशन नहीं है, तो हम बात करते हैं इम्पोर्टर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि क्या किया जाए इशूइंग बैंक को, कि ओपन करे एलसी को। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इशूइंग बैंक क्या करता है, एलसी को ट्रांसफर करता है एडवाइजिंग बैंक को। नेक्स्ट क्या होता है आपके पास, एडवाइजिंग बैंक क्या करता है, आपके एक्सपोर्टर को बोलता है, एडवाइस देता है रिगार्डिंग द एलसी। एंड देन आपका क्या होता है, एक्सपोर्टर क्या करता है, गुड्स को एक्सपोर्ट मतलब गुड को शिप करता है। फर्दर क्या होता है, एक्सपोर्टर प्रेजेंट करता है सारे डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएटिंग बैंक या नॉमिनेटेड बैंक को। एंड देन योर डॉक्यूमेंट जो है वो इशुइंग बैंक को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। एंड लास्ट इज योर इशुइंग बैंक एग्जामिन करता है डॉक्यूमेंट्स को और पेमेंट करता है एज एप्लीकेबल। तो ये आपका सीक्वेंस बनता है। ठीक है, तो आपका सीक्वेंस जो बनता है वो क्या बनता है, 2 4 5 1 3 6 7। तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट बनता है। ठीक है, एक सेकेंड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। अ नॉमिनेटेड बैंक डिटरमाइन द डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड अंडर एलसी आर कंप्लाइंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल कंप्लाइंट है एंड फॉरवर्ड कर दिए उन्होंने इशुइंग बैंक को, लेकिन ड्यूरिंग ट्रांजिट डॉक्यूमेंट जो लॉस्ट हो गए। तो यूसीपी 600 आर्टिकल 35 क्या कहते हैं, इनमें से क्या इन्फॉर्मेशन, तो हमने पढ़ा था कि जो इशुइंग बैंक है वो पेमेंट जो है वो करेगा। तो इसमें देखिए, इशुइंग बैंक मस्ट ऑनर एंड रिम्बर्स द नॉमिनेटेड बैंक इफ प्रेजेंटेशन वाज कंप्लाइंट। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, अभी हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट जो हमने पढ़े थे उनके बारे में, इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में करेक्ट है। तो चलिए सारे पढ़ते हैं, जो इनकरेक्ट होगी वो भी देखते हैं, जो करेक्ट है वो भी देखते हैं। चलिए, ओनली द कैरियर कैन साइन द ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट को सिर्फ कैरियर साइन कर सकता है? नो, कैरियर कर सकता है, कैरियर का एजेंट कर सकता है, मास्टर कर सकता है, मास्टर का एजेंट भी कर सकता है ना। तो ये तो गलत है। नेक्स्ट है, द मास्टर नेम इज कंपल्सरी इन एवरी चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग। हमने पढ़ा था चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग में चार्टर या चार्टर के एजेंट के साइन बहुत हैं, मास्टर का नाम जरूरी नहीं है। तो ये दोनों ही गलत है। नेक्स्ट है, अ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट कैन बी साइन बाय द कैरियर, उसका एजेंट मास्टर एंड उसका ऑथराइज एजेंट। यस, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट भी देखते हैं, द वर्ड क्लीन मस्ट नेसेसरली बी प्रिंटेड ऑन द ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। नहीं, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपकी क्लीन है तो उसमें क्लीन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो बिना किसी रिमार्क, नेगेटिव रिमार्क के लिखा गया है तो वो क्लीन ही माना जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो ये है आपका पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज एलसी, उसका प्रोसेस क्या रहता है, और हाउ लेटर ऑफ क्रेडिट को फॉर्म करने के लिए जो हमने यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस को फ्रेम किया है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, वेगनेस या एम्बिग्यूटी ना रहे, वो हमने आज डिटेल में किया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज दिए गए नंबर्स पे या ईमेल आईडी पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।